सपना दिखा के हकीकत में तब्दील करने वाले भी। हमारा प्लान ये था कि हम अलोंग द लेक, अलोंग द रोड ठंडी हवा के झोंके के समान। हाँ, इस वक्त हवा का झोंका जबरदस्त जैसी चल रही है वैसे देखो ना आप, कितना जबरदस्त व्यू है यहाँ से। करेक्ट। एलिवेटेड कॉरिडोर ये अभी मुकाम नहीं है, मुकाम तो अभी आना बाकी है। सागर में भारतीय जनता पार्टी में 1 से लेकर 10 तक शैलेंद्र जैन। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमारा 1-to-1 हुआ और हमारी रिपोर्ट कार्ड पे चर्चा हुई, आपको चुनाव लड़ना है और चुनाव की तैयारी करिए। शैलेंद्र जैन और वर्सेस सुनील जैन या निधि सुनील जैन इस बार हो सकता है। आप कितने तैयार हैं अगर ये मुकाबला हुआ तो? जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ता हूँ, दल बल सहित वो हमारे दल में शामिल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं sagartvnews.com। इस वक्त मैं सागर की एक नई जगह पर खड़ा हुआ हूँ जिसका नाम अब धीरे धीरे सभी लोगों की ज़ुबान पर, सागर के लोगों की ज़ुबान पर आता जा रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर। एक शख्स, एक रहनुमा जिसने एक सपना दिखाया था सागर की जनता को, जब 2013 के चुनाव से पहले जब वो एक मंच से बोल रहे थे कि मेरा एक सपना है कि सागर की लाखा बंजारा झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर होना चाहिए, तो हमारे जैसे लोग ही अंदर हंस पड़े थे कि सागर में शायद ये मुमकिन चीज़ नहीं है। लेकिन एक नेता जिसने इस सपने को साकार किया जनता के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एलिवेटेड कॉरिडोर का सपना दिखाने वाले सागर के जानदार और शानदार विधायक शैलेंद्र जैन। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई जी। आपने कहा कि सपना दिखाने वाले, सपना दिखा के हकीकत में तब्दील करने वाले भी। सपना दिखाया, शैलेंद्र जी का सीधा कहना है कि अगर सपना दिखाया तो उसको अमली जामा पहनाया। और इस वक्त हम एलिवेटेड कॉरिडोर पर सागर के चल रहे हैं। ज़बरदस्त लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं, ज़बरदस्त एक घूमने की जगह भी होगी सागर के लोगों के लिए। जिस तरीके से हम बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब देखते हैं कि इस तरह के हालात बनते हैं, तो सर मेरा सवाल ये है कि ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर आपने बनाया है तो इसकी क्या लागत आई, कितनी मशक्क़तों से गुजरा होगा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट? ये मैं आपको बताऊं कि ओरिजिनली हमारा प्लान ये था कि हम अलोंग द लेक, अलोंग द रोड एक पूरी की पूरी नई रोड ईजाद करें, नई रोड का निर्माण करें, सृजन करें और इस तरह से एक वन वे जो है, एक साइड से आना एक साइड से जाना करें। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी लगभग 300 करोड़ रुपए की। वो 300 करोड़ रुपए की राशि में लगभग 10% राशि जो है नगरीय निकाय को मिलानी थी। सागर जैसे नगर निगम में उस समय वो संभव नहीं थी। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट को अगर हम सैंक्शन भी करा देते तो अमली उसको जामा पहनाना शायद कम कठिन हो जाता। तो ये जो स्मार्ट सिटी है ये हम सब के लिए, सागर वासियों के लिए एक ठंडी हवा के झोंके के समान। हाँ, इस वक्त हवा का झोंका जबरदस्त जैसी चल रही है वैसे हमारे शहर के वासियों के लिए स्मार्ट सिटी आई। और स्मार्ट सिटी में तो अनेक शहर शामिल हो गए थे, सागर शामिल नहीं किया था जी। मैं इस बात के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सागर की जनता के प्रति जो सम्मान प्रकट किया और स्मार्ट सिटी में सागर को शामिल करके सागर के लोगों का सम्मान बढ़ाया, सागर में विकास के नए आयाम और नए द्वार खोलने का काम किया। वो इसी की उपज है, उसी की देन है कि हम एलिवेटेड कॉरिडोर बन के तैयार हो गया है। लगभग 89 करोड़ रुपए की राशि से ये एलिवेटेड कॉरिडोर बना है। इसके जो निर्माणकर्ता हैं वो पूना के एक प्रतिष्ठित कंपनी है। तो आप देखिए ना कि अगर ठेकेदार अच्छा होता है, निर्माण एजेंसी अच्छी होती है, तो काम की गुणवत्ता और सारी चीज़ें उसे परिलक्षित होती हैं। ये एलिवेटेड कॉरिडोर
भगवान की कृपा से ठीक कॉन्ट्रैक्टर हमें मिल गया, तो आज ये बन के तैयार हो गया है। इससे निश्चित रूप से आप मानिए सागर शहर के लगभग 10 से 12 वार्ड ऐसे होंगे जो कोतवाली से लगे हुए, यहाँ पे 3 बत्ती से एक साइड के, वहाँ पे गांधी चौक, नरियावली नाका, रविशंकर, मोहन नगर, बरिया घाट, चक्रा घाट, ये सारा का सारा ट्रैफिक जो है उसको बस स्टैंड आने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के, उसको सारे लोगों को 3 बत्ती होके परकोटा होके जाना पड़ता था। ये सारा विषय ख़त्म हो गया। अब उनको 4 कदम पे एलिवेटेड कॉरिडोर मिल जाएगा। आप चक्रा घाट से चढ़ेंगे और यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक बस स्टैंड पे बहुत मुश्किल 5 मिनट के अंदर यहाँ आ जाएंगे। तो ये सागर के लिए ट्रैफिक सुधार की दृष्टि से मैं समझता हूँ एक क्रांतिकारी कदम हो गया है, और ये कागज़ों पे नहीं है। बहुत सारे हमारे कांग्रेसी मित्र बहुत सारी बातें हैं, आलोचना, तो मैंने कभी, आपने सुना होगा, देखा होगा कि मैंने कभी किसी आलोचना का मुंह से जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मेरे काम या जो कुछ भी सरकार के काम है वो उसका जवाब होने चाहिए। तो ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है ये हमारा इन कांग्रेसी मित्रों के लिए जवाब है। हमारा कॉरिडोर जो है बन के लगभग तैयार हो गया है। 28-29 तारीख के आसपास इसका हम लोकार्पण करने के लिए तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से तारीख तय हो रही है। जिस दिन वो आएंगे उस दिन बहुत सारे कामों का हम लोकार्पण करने वाले हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण काम जो सागर के, फिर मैं कह रहा हूँ, ट्रैफिक की दृष्टि से दूसरा बड़ा काम वो है बस स्टैंड को मुख्य शहर से हटा के और यहाँ भोपाल रोड पे और वहाँ पे न्यू आरटीओ रोड पे इसका विभाजन किया है। तो जो बसेस हमारी भोपाल वाली ट्रैक पे जानी हैं उनका मूवमेंट जो है, उनका संचालन जो है भोपाल वाले बस स्टैंड से करेंगे। जो बाकी रेस्ट ऑफ अदर प्लेसेस के लिए जाने वाले हैं उनका मूवमेंट हम न्यू आरटीओ वाली बस स्टैंड से करेंगे। तो आप देखिए ना, जो बसों का मूवमेंट शहर के अंदर होता था और जिससे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी, अपन एलिवेटेड कॉरिडोर में बस स्टैंड का सवाल हमारे बाद में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब वो आएंगे तो इन तमाम चीज़ों का लोकार्पण होने वाला है। यहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पे हमारे ओल्ड एज होम है, लोगों जो वृद्धजन हैं उनके रहने का जो आशियाना आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतना सुंदर आशियाना बना के हम लोगों ने तैयार कर लिया है जी। अच्छा ये बताओ आप, ये आम लोगों के लिए कब शुरू होगा? ये आम लोगों के लिए शुरू हो चुका है। आम लोग यहाँ से निकलना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इसका विधिवत जो लोकार्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अक्टूबर माह में प्रथम सप्ताह में इसका लोकार्पण प्रस्तावित है। अच्छा विधायक जी, जब आप भोपाल जाते थे, वीआईपी रोड से निकलते थे, तो सागर के लोगों का एक सपना तो था ना कि वो इस तरीके का, हालांकि वो जब इधर से यहाँ संजय ड्राइव से यहाँ से निकलते थे, लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाता था जो भोपाल के जो वीआईपी रोड पे से जब निकलती थी गाड़ी, और एक हवा का जो झोंके की आप बात कर रहे हैं, तो ज़बरदस्त लगता था। तो सागर के लोगों को और हमें भी ये लगता था कि यार इतनी बड़ी झील है, एक ज़बरदस्त तरीके का एक एलिवेटेड कॉरिडोर हो तो मज़ा आना चाहिए। तो सागर की जनता, आपके पास लगभग हज़ारों की संख्या में लोग आपसे आकर मिलते हैं, बात करते हैं, तो एलिवेटेड जी, ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है ये भोपाल के वीआईपी रोड से भी बेहतर लोकेशन में है जी। आपने भोपाल का वीआईपी रोड देखा होगा तो भोपाल के किनारे पे ये बीच से एक साइड लेक है। यहाँ दोनों साइड लेक मिलेगी। और आज चूँकि जिक्र आया है तो मैं उसका भी उल्लेख कर दूं कि जब हमने विधानसभा में सागर के तालाब के लिए, सागर वासियों के लिए मनोरंजन के लिए क्रूज़ की मांग की थी, तो अनेक लोगों ने मेरी आलोचना की कि सागर के तालाब में क्रूज़ कैसे चलेगा। मैंने कहा भोपाल के तालाब में कैसे चल रहा है वैसे ही सागर के तालाब में चलेगा। और अंतोगत्वा सरकार ने हमारी मांग को माना और 1 करोड़ रुपए की राशि से हमें क्रूज़ दिया।
अनेक लोग कहते हैं क्रूज़ डंप हो गया, क्रूज़ एब्सल्यूट हो गया। ऐसा नहीं है। क्रूज़ जो है, जैसे ही हमारा ये तालाब का हमारा लोकार्पण होगा, क्रूज़ का संचालन हम फिर से शुरू करेंगे। फिर से एलिवेटेड कॉरिडोर के वो नीचे से भी गुजरेगा, एलिवेटेड कॉरिडोर के पेरीफेरी से वो निकलेगा जी। और सागर जो है, अब मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये एक तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन गया, दूसरा 4.5 किलोमीटर लंबा हमारा तालाब के किनारे पाथवे बन गया है जी। थोड़ा सा काम बाकी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं सागर के लोगों के लिए मॉर्निंग इवनिंग गैदरिंग के लिए, वॉकिंग के लिए एक बहुत बहुत सुंदर स्थान हो जाएगा। लोग जब यहाँ वॉक करने आएंगे एक खुले आसमान के नीचे स्वच्छ हवा के साथ, तो मैं समझता हूँ कि सागर के लोगों में एक स्वास्थ्य के प्रति भी निश्चित रूप से एक जागृति आएगी। और ये जो पाथवे है, पाथवे भी वास्तव में इस तरह का पाथवे मध्य प्रदेश में शायद भोपाल में है, और इस तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर जो है मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में दिखता नहीं है। हिंदुस्तान के कुछ खास शहर होंगे, 2-4 शहर, उसमें सागर शामिल हो गया है। जैसे यमुना ब्रिज है, उस टाइप का जो हम अमूमन जो है फ़ोटोज़ में जो हम नज़र आते हैं, जो सोशल मीडिया पे जब कोई वहाँ से गाड़ी निकालता है तो इस तरीके का वो बताते हैं। फिर भी इतना लंबा चौड़ा मरीन ड्राइव से इसकी तुलना की जाए या सी लिंक रोड जो मुंबई में बनाई है, उससे तुलना की जाए तो मुझे लगता है वो तुलना ठीक होगी। उसी के समकक्ष ये हमारा। अच्छा, अब आपके विरोधियों से जब बात होती है तो विरोधी ये कहते हैं कि तालाब की, अगर बुंदेलखंडी में कहो तो कहें तला की तो हालत बुरी हो गई। तो कॉरिडोर से जब वो ध्यान भटकाने की बात होती है, जाहिर सी बात है कि अगर विकास का कार्य चल रहा है तो उसकी हालत, उस जगह की हालत वहाँ पर धूल उड़ी हुई नज़र आती है जब जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन डेवलपमेंट अब हो चुका है और उसके बाद भी अगर वो तला की बात निकालेंगे कि तला की हालत तो बेकार हो गई, तो आप क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं कि अक्टूबर के महीने के अंदर क्या होगा? आप अगर इजाज़त दें तो तालाब पे भी मैं 1 मिनट में बिल्कुल प्रकाश डालना चाहूँगा। सागर के तालाब की चूँकि मैंने पूरी डीपीआर पढ़ी हुई है, कुछ अनजान अनभिज्ञ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डीपीआर का अध्ययन किए बगैर आलोचना करना, आरोप लगाना ये शुरू किया है। ऐसे मित्रों के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सागर के तालाब में जो डीसिल्टिंग होना थी, जिसको लेके बहुत आरोप सबसे ज़्यादा लगते हैं, वो महज 0.9 मीटर की होनी थी। 0.9 मीटर का मतलब होता है लगभग 3 फीट। 3 फीट की डीसिल्टिंग में टोटल वॉल्यूम जो सॉइल का निकलना था, लोगों ने शिकायतें की तो उसकी पूरी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच हुई। जांच की रिपोर्ट मुझे नहीं लगता कि हम जैसे कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा किसी ने पढ़ी होगी। मैंने उसको पढ़ी है, क्रॉस चेक किया है, क्योंकि सागर के तालाब की डीसिल्टिंग, बाकी जगह हमने डीसिल्टिंग करी है, डीसिल्टिंग में कहीं कोई समस्या नहीं थी। हम भी चाहते थे कि सागर के तालाब की डीसिल्टिंग 0.9 मीटर के स्थान पे कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। लेकिन जो विशेषज्ञ आए और उन्होंने यहाँ के तालाब का जो संरचना है उसके विषय उस संरचना को जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि अधिकांश हिस्सा जो है नीचे चट्टानी है। आप चट्टानें अगर देखना चाहें तो तालाब आपने चक्रा घाट जो है, चक्रा घाट पे आपको जब पानी खाली हुआ था चट्टानें दिख गई थी। गंगा घाट में चट्टान, अगर एक भी चट्टान क्रैक हो जाती तो उन्होंने कहा ये इस तरह के कुछ उदाहरण हैं कि वो फिर वाटर बॉडी कभी भर नहीं पाए। तो वो भय हम लोगों को था, इसलिए हम लोगों ने उस पर जिद नहीं की। और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने हम लोगों को राय दी 0.9 मीटर डीसिल्टिंग करने की, वो काम हम लोगों ने किया। एक चीज़। दूसरी चीज़,
इस तालाब की सबसे बड़ी समस्या जो थी हाँ। वो थी सागर के विभिन्न इलाकों से मिलने वाले जो हमारे 45 नाले थे। वो नाले पूरे समय गंदगी उगल रहे थे, जहर उगल रहे थे और तालाब को पानी के जगह पे गंदे नाले का स्वरूप दे दिया था। हमारे ये जो वैभवशाली इतिहास था उसको ख़त्म कर दिया था। वो 45 नाले की टैपिंग करना वाह, देखो ना आप कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। करेक्ट। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि ये व्यूज़ है ये ज़बरदस्त है। ये सागर से जब लोग यहाँ से जब गुजरेंगे विधायक जी, तो इस व्यू को देखने के बाद लोग यकीन तो नहीं करेंगे कि वो सागर में। आप देखिए ना, निश्चित रूप से ये सागर के लिए एक बड़ा गौरवशाली क्षण है जब हम उस कालखंड में हैं जब इस तरह के सारा निर्माण कार्य हो रहा है। तो मैं 45 जो नालों की बात कर रहा था, उन नालों की टैपिंग होने के बाद अब तालाब का पानी ऐसा हो गया है कि जो इस बार लोगों ने ध्यान में भी आ गया होगा कि सागर का तालाब भरा क्यों नहीं। हाँ, शुरुआती दौर में यही तो कह रहा है ना कि भरा नहीं है वो, उसमें अब वो तो इसीलिए नहीं भरा कि सागर का तालाब जो भरता था वो गंदे नालों से भरता था, सीवरेज से भरता था। ये सीवरेज का कलेक्शन सेंटर हो गया था। मैं आपको वास्तव में बताऊं, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जल ही एकत्रित हुआ है और शुद्धता का पैमाना आप देख सकते हैं। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं पानी पे तब आप उसका रिफ्लेक्शन है वो आप अलग से देख सकते हैं। जब एक कॉइन आप लेके तालाब में ऐसा छोड़ेंगे तो कॉइन तलहटी तक ऐसे जाते हुए दिखाई देता है। सागर के तालाब को शुद्धता की ओर ले जाने का काम भी हम लोगों का था। वो काम हम लोगों ने विरोधियों का मुद्दा तो नहीं छीन रहा है। देखिए, मैं इस मुद्दे पे कभी बहुत वो रखता नहीं हूँ कि मैंने कोई मुद्दा छीनने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि सागर शहर की जो रिक्वायरमेंट है, सागर शहर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब कोई कहें कि आपने ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया तो वो भी मुद्दा छीन लिया। आपने डेयरी विस्थापन में बहुत अच्छा काम किया है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपने वो भी मुद्दा छीन लिया। मुद्दे छीनने का विषय नहीं है, विषय पक्ष हों या विपक्ष हैं, हम लोग चूँकि सागर शहर के बेटे हैं, वी आर ऑल सन ऑफ दिस सॉइल, तो हम लोगों का दायित्व तो क्या होना चाहिए, सागर शहर जो है उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैंने हमेशा कोशिश की है कि जनता ने जिस अपेक्षा के साथ हमें ये जिम्मेदारी दी है उस अपेक्षा पे हमें खरे उतरना है और सागर शहर को एक नए स्वरूप में, एक नए शहर के रूप में, एक महानगर के रूप में जिसको शहर डिज़र्व करता है उस शहर के रूप में हमें विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना है। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ जी, अभी वोटिंग होने में लगभग 2 माह बाकी है। हाँ, जब वोटिंग करने सागर शहर के लोग जाएंगे जी, तो जो हमारे निर्माण कार्य जो पूर्णता की ओर हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, मुख्य रूप से मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ। लोग गड्ढे दिखाने पे आमदा हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सागर की अधिकांश सड़कें जो हैं हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में ली हुई हैं। मैं नहीं ये गड्ढे कर कौन रहा? आपको सीधे सवाल करते हैं, ये क्या ये फिर आज पढ़े आप जी, आप सही फरमाए हैं, नमस्कार, आप सही फरमाए हैं। ये गड्ढे जो हैं हमारी ही एक निर्माण एजेंसी दूसरी है सीवर लाइन जो का काम कर रही है, हाँ, या दूसरी एजेंसी जो टाटा का 24/7 पानी सप्लाई की एजेंसी है, इन्होंने हमारे प्लानिंग को न केवल ख़राब किया है, गड़बड़ाया है, वरन सागर में विकास का जो स्वरूप हमें दिखाई देना चाहिए उसमें अवरोध बनने का काम किया है। ये शैलेंद्र जैन से कोई खुन्नस तो नहीं है, कोई दुश्मनी का काम तो नहीं है कि इस वजह से शैलेंद्र जैन ने अगर चुनाव में जाएंगे, गली गली में जाएंगे, सड़कें खुदी हुई होंगी तो उसके अंदर बाधाएं पैदा हों? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है,
लेकिन जो भी इन कंपनियों के अधिकारी हैं जी। काम करने वाले अन्य लोग हैं, चूँकि बहुत सारा काम जो है सबलेटिंग करने का हमारे यहाँ पद्धति चली हुई है, हमारे यहाँ सभी जगह है। तो सबलेट करने के पश्चात वो नीचे की एजेंसी कैसा काम कर रही है, कब कर रही है, उनका सिंक्रोनाइजेशन एक दूसरी एजेंसी के साथ नहीं होने की वजह से ये थोड़ी सी समस्याएं आई हैं। उसमें हम लोगों ने अलर्ट मोड में है, कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्याएं कम से कम हों ताकि लोगों को कठिनाई कम से कम हो। आपने हवा की बात की कि जिस तरीके से हवा चल रही है सागर के लोगों का, क्या लगता है इस बार हवा का रुख क्या रहेगा? मैं प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ, ज्योतिषी हूँ नहीं, लेकिन अगर ये प्रश्न आप सागर की जनता से करेंगे तो मेरा ख्याल से आपको सही जवाब मिलेगा। मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। हम गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि पिछले 3 कालखंड का जो हमारा इतिहास है वो इस बात की गवाही देता है, और हमारा जीतने का जो परसेंटेज ऑफ वोट्स का है वो इस बात की गवाही देता है कि जनता ने कामों का मूल्यांकन भी किया है और अच्छे काम के प्रति सहमति और अपनी उसके साथ हिस्सेदारी दोनों पे मोहर लगाने का काम किया है। आगे भी मैं समझता हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए। व्यक्ति का मूल्यांकन, कामों का मूल्यांकन, और व्यक्ति ने अपने दायित्व के प्रति कितनी ईमानदारी के साथ काम किया, उसके मूल्यांकन के साथ ही अगर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके अपने दल के आपके विरोधी और विपक्षी पार्टियों के विरोधी आपका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो एक जन सेवक के नाते काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने जो भी काम सागर में किया है, एक सन ऑफ द सॉइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से किया है। ये सब काम करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जनता की सुविधाओं में कैसे इजाफ़ा किया जाए, सागर को कैसे विस्तार की दिशा में ले जाया जाए, सागर को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। अब अटल पार्क देखिएगा, अटल पार्क का निर्माण जो है लोगों के मनोरंजन के लिए एक स्थल के रूप में करने की कोशिश की, उसका प्रसाद हमें मिला। तो आप देखिएगा कि जो भी अच्छा काम किया जाएगा सागर की जनता उसके प्रति अपनी मोहर लगाती है और ऐसे व्यक्तियों को आगे भी मौका देती है। ये अभी तक का सागर का इतिहास रहा है। आपकी जो इस वक्त क्योंकि चुनाव का माहौल है, अब आप जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता की अदालत में होंगे। इससे पहले सर्वे का बड़ा काम चला है कि साहब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट मिलेगा, और जिसका नाम सर्वे में होगा तो उसको मिलेगा। और जो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली, सागर में भारतीय जनता पार्टी में 1 से लेकर 10 तक शैलेंद्र जैन। तो सर्वे यानी जो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है वो सर्वे यानी क्या? सर्वे यानी जनता का ओपिनियन जी। ये ओपिनियन है। तो सर्वे अगर निष्पक्ष हैं, पूरी ईमानदारी के साथ किए गए हैं, तो सर्वे में वही बात आएगी जो लोगों के दिलों में है। और अगर लोग दिल से मुझे चाहते हैं कि मैं फिर से सागर की जनता के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनके निर्वहन के लिए आगे आऊं और भी अधिक ताकत के साथ आऊं, तो उसके लिए सागर की जनता वोट कर रही है। सागर की जनता ने जो ओपिनियन दिया है वही ओपिनियन हमारे सर्वे में परिलक्षित हुआ है। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमारा 1-to-1 हुआ और हमारी रिपोर्ट कार्ड पे चर्चा हुई, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि वो पहले उसको देखा नहीं होगा उनने। तो उन्होंने पहली लाइन से लेके अंतिम तक पहुंच गए।
तो फिर उनने मेरी ओर देखा कि ये तो सब अच्छा है। मैंने कहा भाई साहब अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, इसमें तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और चुनाव की तैयारी करिए। मैंने कहा भाई साहब चुनाव की तैयारी मैंने अलग से कभी की नहीं। मेरा रूटीन जो बाकी दिनों में होता है वही चुनाव में होता है, क्योंकि हम 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, जीवंत संपर्क है। तो मुझे अलग से चुनाव के लिए कोई विशेष तैयारी करना हो तो ऐसा मुझे आज तक 3 चुनाव में लड़ चुका हूँ, ऐसा लगता नहीं है। मेरा चुनाव तो सागर की जनता लड़ती है, मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। बड़ी बात बोली है आपने, अपने राजनीतिक विरोधियों को बड़ा ज़बरदस्त। एक तो आपको इशारा मिला भोपाल से और दूसरा इशारा आप सागर में दे रहे हैं कि रिपोर्ट पढ़ी गई है। ऑब्वियसली ऐसा 230 विधानसभाओं में जो हमारे सिटिंग विधायक थे उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-to-1 करके और उस रिपोर्ट के आधार पे जहां सुधार की गुंजाइश थी उसके बारे में इंगित किया था। जिनके रिपोर्ट कार्ड अच्छे थे उनको ग्रीन सिग्नल देने का काम किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमोबेश अन्य लोगों ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया था। वैसे एक चीज़ मैं बताऊं जी, कभी कभी कोई मुझसे कहता है कि आपका कोई रिज्यूम या कोई बायोडाटा, मैंने आज तक टिकट कभी मांगा नहीं, मैंने आज तक कभी रिज्यूम किसी को दिया नहीं, मैंने आज तक अपना रिज्यूम अपना बायोडाटा बनाया नहीं, क्योंकि बायोडाटा बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मेरे कामों का मूल्यांकन एक संगठक के रूप में मैंने जो कुछ काम किया, 15 साल मैंने संगठन में काम किया, उसके मूल्यांकन के आधार पे पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया। और मैं आपको बहुत विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जो व्यक्ति का, जहाँ पे व्यक्ति का सतत मूल्यांकन होता है। ये सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है ये भारतीय जनता पार्टी को सारे विश्व में 1 नंबर की पार्टी बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस तरह के कामों की है। यहाँ हर व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि उसके कामों का मूल्यांकन हो रहा है और बाकी का मूल्यांकन जनता कर रही है। ये आप कौन सा फॉर्मूला, एक तो आप कहीं पर जाते नहीं है बाहर ज़्यादा, कि लोग कहते हैं कि विधायक जी कहें क्या भोपाल गए, फिर कोई गया तो किसी ने कहा कि दिल्ली गए किसी विधायक जी के यहाँ, किसी विधायक जी को लगाओ फ़ोन तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते, और उनके पीए तक, कई विधायकों के तो पीए तक भी फ़ोन नहीं उठाते। ये एक कौन सा फॉर्मूला है कि जब भी हम सागर के लोग बाहर निकलते हैं और अगर शहर में 1 आध घंटा घूम लिए तो विधायक शैलेंद्र जैन की गाड़ी किसी रोड पे आपको जाती हुई और आती हुई नज़र आएगी? ये कौन सा फॉर्मूला है साहब? मैं फुल टाइमर हूँ। मैंने किसी भी पेशे को, किसी भी कार्य को पार्ट टाइम नहीं किया। जब मैं व्यवसाय में था तो फिर मैं सिर्फ व्यवसाय देखता था अपने परिवार का। जब मैं राजनीति में आया और जब मुझे अनेक पड़ाव से गुजरने के बाद मैंने लगभग 12-13 साल संगठन का काम किया, तो फिर मैं 2006 में फुल टाइमर हो गया। फिर मैंने कभी व्यवसाय की ओर देखा नहीं। मेरा ऑफिस का केबिन जो है वो साल में 1 बार खुलता है। दीपावली की लक्ष्मी पूजा के लिए मेरा केबिन खुलता है, सफाई होती है, मैं पूजा करने जाता हूँ और उस दिन बंद होता है। तो अगले वर्ष फिर दीपावली व्यावसायिक ऑफिस, व्यावसायिक ऑफिस। तो ये हमारे काम करने की शैली है। हम जो काम करते हैं फिर मैं उस काम में बिल्कुल डूब के पूरी ताकत के साथ सारे एफर्ट्स, पूरी क्षमता, पूरी शक्तियों के साथ उस काम में लगते हैं। और मुझे लगता है कि जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। कोई व्यक्ति अगर मेरे को टेलीफोन कर रहा है तो मेरा उससे संपर्क, संवाद होना चाहिए। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि जब कभी आवश्यकता पड़ेगी विधायक जी की तो विधायक जी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये विश्वास जो है
आपके संवाद और संपर्क से ही होता है। राजनीति का एक और सवाल है, अभी महापौर के पिछले साल चुनाव हुए, आपके भाभी सुनील जैन जी की पत्नी चुनाव लड़ी, मनमुटाव पैदा हो गए परिवार में। अब बताया ये जा रहा है कि शैलेंद्र जैन और वर्सेस सुनील जैन या निधि सुनील जैन इस बार हो सकता है। आप कितने तैयार हैं अगर ये मुकाबला हुआ तो? देखिए, तैयारी जो है सामने वाले जो हमारे संभावित कैंडिडेट होते हैं उनको देख के नहीं की जाती है। तैयारी तो हमारी हमेशा होती है, जैसे हमने आपको बताया जी। और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगा। मेरे समक्ष सबसे पहले 2008 में सम्मानीय प्रकाश जी ने चुनाव लड़ा। प्रकाश जी के साथ पूरे चुनाव भर हमारा कोई कन्फ्लिक्शन नहीं हुआ। हम लोगों ने एक दूसरे की आलोचना भी नहीं की। मैंने कभी किसी मंच से प्रकाश जी का नाम लेके उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। दूसरी बार 2013 में चुनाव हुआ, सुशील तिवारी जी के हमारे खिलाफ थे चुनाव में। पूरा चुनाव में सुशील तिवारी जी के खिलाफ विरुद्ध उनके एक शब्द भी मैंने कहीं किसी भी मंच पे कहा हो, उसका रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। 2018 में वही हुआ। नेवी जैन मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, जो अब सुशील जी भी हमारे दल में हैं, नेवी जैन भी हमारे दल में हैं। तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है कि जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ता हूँ तो दल बल सहित वो हमारे दल में शामिल हो जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। ये परंपरा जो है चूँकि शुरू हो गई है, मुझे लगता है अच्छा है। अगर कोई और नए व्यक्ति आएगा मेरे खिलाफ चुनाव, नहीं भाई क्या आने वाले दिनों में क्या दिखेंगे क्या फिर भाजपा में? अभी महापौर नगरीय निकाय के चुनाव में जी मेरी अग्नि परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम ये निकला कि परिवार के बीच में निश्चित रूप से थोड़ी बिखराव हुआ, परिवार के बीच में खटास आई। लेकिन जो संकल्प और जो प्रतिज्ञा सुनिए तो जो संकल्प और जो प्रतिज्ञा लेके मैं राजनीति में आया था, उस प्रतिज्ञा का तो पालन होना ही चाहिए। और राजधर्म का पालन करना मेरा धर्म था, राजधर्म का पालन किया। अब राजधर्म के पालन करने में जो परिस्थितियाँ और जो परिणाम आते हैं तो उन परिणामों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप कह रहे हैं कि खटास आ गई, आप बड़े थे, कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ घर में? सुनील जैन जी से बात होती होगी, अब तो होने लगी होगी ना? संवाद नहीं है मेरा, और निश्चित रूप से पिछले चुनाव के बाद हम लोगों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो सुनील भाई ने जो कुछ भी किया इस चुनाव में, चुनाव लड़ने का निर्णय किया, मैं समझता हूं कि किसी एक ही परिवार में अगर दो व्यक्ति दो विचारधाराओं के हैं तो उनके बीच में एक मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझे 2008 में सबसे पहले देवरी से चुनाव लड़ने का ऑफ़र दिया गया और वो ऑफ़र 6 महीने स्टैंड किया और 6 महीने संगठन मुझे कंटिन्यूसली पूछता रहा कि आप देवरी चले जाइए, आपका टिकट मैं 6 महीने पहले डिक्लेयर किए देते हैं, अनऑफिशियली बोल देते हैं कि आप ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि हम एक दूसरे भाइयों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप। तो हम लोगों ने उसका लंबे समय तक पालन किया। जब दीवारें टूटती हैं मर्यादाओं की और जब ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग की दीवार जो है वो टूटती है, एक दूसरे के क्षेत्र में जब हस्तक्षेप होता है,
तो निश्चित रूप से इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं और वो परिस्थितियाँ पिछले चुनाव में बनी। निश्चित रूप माना से जा रहा है जैसे आपको इशारा हो गया ऐसे ही उनको इशारा हो गया कांग्रेस से। देखिए, उनको क्या हुआ है उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मेरे दल के प्रति मेरा कर्तव्य जो था वो हमने पिछले चुनाव में भी निभाया है, नगरीय निकाय के चुनाव में, और दल जो निश्चित करेगा, मेरे राजनीतिक निर्णय जो है वो मेरा दल निश्चित करता है। दल जो कहेंगे, हमारे संगठन जो कहेंगे, हमारे नेता जो कहेंगे उनका पालन करेंगे। और मुझे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में और मैं पहुंच के, और इस बार चूँकि सागर शहर को एक लंबे समय से वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है, तो इस बार चूँकि 2018 में समझौते की सरकार बनी तो वो सब संभव नहीं हुआ, ना मैंने कभी अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति की। लेकिन इस बार जो है मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सागर को जो लंबे समय से डिज़र्व कर रहे थे सागरवासी, सागर को निश्चित रूप से वो सम्मान और वो पद प्रतिष्ठा इस बार अवश्य मिलेगी। अवश्य मिलेगी। बात करने के लिए शुक्रिया। और इतना ज़बरदस्त आपने एक कॉरिडोर बनाया जिसका सपना दिखाया था आपने सागर के लोगों को, उसको अमली जामा पहनाया। मैं अपनी शुरू की बात आखिरी में कह देता हूं जो कहना चाहिए थी कि एक अमली जामा पहनाया और एक ज़बरदस्त कॉरिडोर बनकर तैयार है जिस पर अब सागर के लोग ज़बरदस्त तरीके से अपने वाहन दौड़ाएंगे। बात करने के लिए शैलेंद्र जी शुक्रिया। अंत में शेर सुना दीजिए, ये एलिवेटेड कॉरिडोर, तालाब का ये सारा काम, अन्य चीज़ें जो हैं ये अभी मुकाम नहीं है। मुकाम तो अभी आना बाकी है, मंजिल अभी आना बाकी है, ये पड़ाव हो सकते हैं। कहा है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये मील के पत्थर हैं, अभी मुकाम तक पहुँचना बाकी है। सागर शहर को महानगर, एक अच्छे सबसे सुंदर शहर, एक सबसे व्यवस्थित शहर बनाने की जो हमारे मन में इच्छा है, सपना है, उस सपने को ज़रूर हम और पूर्ण करेंगे। उस पूर्णता की ओर ले जाने में ये हमारे काम जो हैं ये उसका हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पूर्णता अभी बाकी है, उसकी ओर भी हम जाएंगे। और आगे आने वाले समय में जो भी काम शेष बच गए हैं उन कामों को ज़रूर हम पूरा करें। बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सागर के विधायक शैलेंद्र जैन जो इस वक्त हमारे साथ शाम के वक्त जो है वो एलिवेटेड सागर का जो नया बना है उस पर हम आज से चलते चलते बात कर रहे थे। उन्होंने कई सारी बातें आज इशारों में कही हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को कई इशारों के अंदर बातें समझाने की भी कोशिश की है। जो वो बात कर रहे थे अपने परिवार को लेकर, उसमें भी उन्होंने कई सारे इशारे दिए हैं राजनीति के, और इशारे आने वाले सागर के विकास को लेकर भी कहा है। उन्होंने जैसा भी कहा कि इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये अभी एलिवेटेड जो ये रोड है, जो ओवर ब्रिज जो बना है तालाब के ऊपर, ये हमारा अभी मुकाम नहीं है, हमारी मंजिल और भी आगे है। उन्होंने घर को लेकर भी बोला, और सबसे बड़ी बात आज उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो दिल से निकल कर के बाहर आ गई। उनका कहना यह है कि अगर वो इस बार टिकट मिलता है और वो चुनाव जीतते हैं तो सागर से एक बड़ा मंत्री इस बार सागर वासियों को मिलेगा। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।